अगर पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया की फाइनेंशियल बैकिंग और टर्की की एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी मिल जाए, तो इसका इंडिया के लिए क्या स्ट्रेटेजिक मीनिंग होगा? क्या मक्का में हुआ ये डिफेंस पैक्ट एक नए इस्लामिक नेटो की शुरुआत है? और अगर है, तो क्या ये अलायंस साउथ एशिया से लेकर वेस्ट एशिया तक पावर बैलेंस को बदल सकता है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज अजय सिंह और आप देख रहे हैं सिविल स्टेप हिमाचल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट, द मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट। 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान ने मक्का में एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया। इस एग्रीमेंट को वेस्ट एशिया की चेंजिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के कंटेक्स्ट में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंडिया के पर्सपेक्टिव से। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ये एग्रीमेंट एक्चुअली है क्या, इसके की प्रोविजंस क्या हैं और सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान अपनी अपनी कौन सी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज लेकर आ रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ये एग्रीमेंट अभी क्यों हुआ, यूएस का रोल क्या है, ईरान पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए इसका क्या मीनिंग है। फाइनली हम इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस और फ्यूचर सिनारियोज को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये एग्रीमेंट आखिरकार है क्या। 7 अगस्त 2026 को मक्का के एल सफा पैलेस में सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान ने एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कंक्लूड किया। इसका बेसिक प्रिंसिपल है अटैक ऑन वन मींस अटैक ऑन ऑल। यानी अगर एग्रीमेंट के मेंबर्स में से किसी एक पर एग्रेशन होता है, तो बाकी मेंबर्स कलेक्टिवली उसके डिफेंस में सपोर्ट करेंगे। कॉन्सेप्चुअली ये नेटो के आर्टिकल 5 की याद दिलाता है, जो भी सिमिलर तरह की बातें कहता है। चलो अब आते हैं एग्रीमेंट के की प्रोविजंस पर। सबसे इंपॉर्टेंट है कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज। इसके अलावा तीनों कंट्रीज मिलिट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज और इंटेलिजेंस शेयरिंग को भी स्ट्रेंथन करेगी। काउंटर टेररिज्म भी इसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, यानी सिर्फ वेपन्स खरीदना नहीं, बल्कि फ्यूचर में डोमेस्टिक प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को भी प्रमोट करना इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दी गई है कि ये एग्रीमेंट ऑफिशियली एक मिलिट्री एक्सेस या सेक्टेरियन ब्लॉक नहीं है। अब देखो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये तीनों कंट्रीज जो हैं, इनको एक दूसरे की जरूरत क्या है। सबसे पहले देखते हैं सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया के पास सबसे बड़ा एसेट है फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। इसके साथ उसका एनॉर्मस एनर्जी लेवरेज, क्योंकि सऊदी अरेबिया ग्लोबल ऑयल मार्केट में एक मेजर प्लेयर है। सऊदी अरेबिया के पास रीजनल डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी है। सो सऊदी अरेबिया एसेंशियली इस पार्टनरशिप में मनी, एनर्जी और रीजनल इन्फ्लुएंस लेकर आता है। सेकंड पिलर है टर्की। टर्की की स्ट्रेंथ है उसकी बैटल हार्डन्ड मिलिट्री और नेटो एक्सपीरियंस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री, स्पेशली ड्रोन्स, नेवल टेक्नोलॉजीज और इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में टर्की ने सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटीज डेवलप की हैं। तो टर्की इस पार्टनरशिप में मिलिट्री एक्सपीरियंस प्लस एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करता है। थर्ड पार्टनर है पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है उसकी न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी। इसके अलावा पाकिस्तान के पास लार्ज मैन पावर पूल और एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। पाकिस्तान ज्योग्राफिकली साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के इंटरसेक्शन के रिलेटिवली क्लोज है। सो तीनों कंट्रीज की कैपेबिलिटीज कॉम्प्लीमेंट्री नेचर की हैं। सऊदी अरेबिया मनी एंड इन्फ्लुएंस प्रोवाइड करेगा। टर्किश जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी और मिलिट्री कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, और पाकिस्तान मैन पावर एंड स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि ये जो एग्रीमेंट है ये 2026 में ही क्यों साइन किया गया। इसे समझने के लिए हमें 2026 के रीजनल डेवलपमेंट्स को देखना होगा। फरवरी 2026 में यूएस इजरायली स्ट्राइक और ईरान के बाद गल्फ कंट्रीज डायरेक्टली रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के क्रॉस फायर में आ गई हैं। ईरान की रिटेलिएटरी कैंपेन्स में सऊदी अरेबिया की टेरिटरीज भी टारगेट हुई हैं। इसी पीरियड में हाउदीज अटैक्स और मैरीटाइम डिसरप्शन ने गल्फ सिक्योरिटी को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। रिजल्ट ये हुआ कि रीजनल कंट्रीज के माइंड में एक क्वेश्चन डेवलप हुआ है, क्या ट्रेडिशनल यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला सफिशिएंट है। हिस्टोरिकली वेस्ट एशिया में एक बेसिक सिक्योरिटी बार्गेन था। ऑयल रिच कंट्रीज इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मेंटेन करते थे और यूएस रीजनल सिक्योरिटी का मेजर गारंटर बना रहता था। लेकिन 2026 के डेवलपमेंट्स के बाद रीजनल पावर्स को लगा कि एसिमेट्रिक थ्रेट्स
के अगेंस्ट यूएस प्रोटेक्शन की लिमिटेशन है और इसी वजह से एक नया थ्रेड इमर्ज हो रहा है, स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस एंड मल्टीपोलैरिटी। यानी कंट्रीज सिर्फ सुपर पावर पर डिपेंडेंट रहने के बजाय मल्टीपल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप करना चाहती हैं। इस एग्रीमेंट का फर्स्ट मेजर इंपैक्ट होगा ईरान को बैलेंस करना। अगर सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान की मिलिट्री कॉर्पोरेशन एक्चुअली डीपन होती है तो वेस्ट एशिया में एक न्यू डिटरेंस आर्किटेक्चर डेवलप हो सकता है। दूसरी चीज है कि इस रीजन में यूएस की सिक्योरिटी मोनोपोली रिलेटिवली रिड्यूस हो सकती है। तीसरी चीज यहां पे है कि हमें इंक्रीजिंग ब्लॉक फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। और चौथी बात है कि डिफेंस इंडस्ट्री के लिए ये एक मेजर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। इसीलिए ये सिर्फ एक मिलिट्री एग्रीमेंट नहीं है बल्कि रीजनल पावर बैलेंस को इन्फ्लुएंस करने वाला डेवलपमेंट है। तो चलो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि इंडिया के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है। इंडिया का फर्स्ट कंसर्न है पाकिस्तान को एडवांस टर्किश डिफेंस टेक्नोलॉजी और सऊदी अरेबिया का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना। अगर पाकिस्तान की नेवल, एयर और डिफेंस कैपेबिलिटीज इंप्रूव होती है तो इंडिया के स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन पर इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। सेकंड कंसर्न है डिप्लोमेटिक डायमेंशन। अगर फ्यूचर में ब्रॉडर इस्लामिक डिप्लोमेटिक कॉपरेशन डेवलप होता है तो कश्मीर इशू को इंटरनेशनल फोरम पर एम्पलीफाई करना इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। तीसरी चीज है वेस्ट एशिया में इमर्जिंग पावर ब्लॉक्स इंडिया की स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटीज को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन देखो, भारत को इस सिचुएशन में ओवर रिएक्ट करना भी अवॉइड करना होगा। एक एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि इस्लामिक नेटो इंडिया के डोर स्टेप पर बन चुका है, लेकिन ये कंक्लूजन अभी जस्टिफाइड है क्या? नॉट नेसेसरीली। इंडिया के लिए बेटर अप्रोच होगी स्ट्रेटेजिक पेशेंस प्लस विजिलेंस। इंडिया को एग्रीमेंट की इंप्लीमेंटेशन क्लोजली मॉनिटर करनी होगी। साथ ही सऊदी अरेबिया, टर्की, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप और अदर इंपॉर्टेंट पार्टनर्स के साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट स्ट्रेंथन करनी चाहिए। यानी फॉर्मूला सिंपल है, अलार्म नहीं एनालिसिस, रिएक्शन नहीं स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस। देखो, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से ये एग्रीमेंट पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट है। सबसे पहले, सऊदी फाइनेंशियल सपोर्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेकंड, टर्की से एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सेस पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करने का काम करेगी। थर्ड, पाकिस्तान अपनी पोजीशन को ब्रॉडर इस्लामिक वर्ल्ड में स्ट्रेंथन करना चाहता है। और फोर्थ, ये पार्टनरशिप पाकिस्तान को चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों के साथ अपने रिलेशंस को बैलेंस करने में एडिशनल स्ट्रेटेजिक स्पेस दे सकती है। लेकिन किसी भी एग्रीमेंट को पेपर पर साइन कर देना और उसको ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करना दोनों कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, अगर एक्चुअली मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या तीनों कंट्रीज इमीडिएटली एक दूसरे की डिफेंस में इंटरवीन करेगी? पास्ट रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में पॉलिटिकल कमिटमेंट्स और एक्चुअल मिलिट्री इंटरवेंशंस के बीच गैप देखा गया है। इसके अलावा तीनों कंट्रीज की नेशनल प्रायोरिटीज भी डिफरेंट है। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हो रहे हैं। डोमेस्टिक पॉलिटिकल अप्रूवल्स भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं। सो एग्रीमेंट की रियल क्रेडिबिलिटी तब टेस्ट होगी जब एक्चुअल सिक्योरिटी क्राइसिस अराइज होगी। तो चलो अब देखते हैं कि इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा। शॉर्ट टर्म में यानी 2026-27 की पीरियड में हम ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज और डिफेंस टेक्नोलॉजीज एग्रीमेंट देख सकते हैं। साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स या ईरान की तरफ से स्ट्रेटेजिक काउंटर मेजर्स भी पॉसिबल हैं। मीडियम टर्म में 2027-28 के अराउंड अलायंस स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशनलाइज हो सकते हैं और पॉसिबिलिटी ये भी है कि फ्यूचर में अदर कंट्रीज भी इस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के साथ एसोसिएट हों। अगर ऐसा होता है तो इसका इंपैक्ट सिर्फ वेस्ट एशिया तक लिमिटेड नहीं रहेगा, इंडिया पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स पर भी इसका इफेक्ट हो सकता है।